Good morning, students. Now we continue our chapter mathematical physics and our topic is integration. Firstly, we know the process of differentiation. Differentiation process says that we evaluate the difference in between the two quantities. But in process of integration, it is just reverse process of the differentiation and opposite process of the differentiation. तो फर्स्ट लाइन हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन is the opposite process of differentiation. तो इंटीग्रेशन इज द अपोजिट प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. तो डिफरेंशिएशन में जो भी होता है उसका अपोजिट हम इंटीग्रेशन में करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल वी राइट डी बाय डी एक्स, इट इज द ऑपरेटर. इसके रेस्पेक्ट में हम फंक्शन fx का डिफरेंशिएशन करते हैं. ओके, सपोज वी गॉट द आंसर इज fx. ओके, तो इसका डिफरेंशिएशन हमने किया. अब इंटीग्रेशन क्या कहता है, आप इस dx को इधर मल्टीप्लाई करो, देन दिस इज fx dx. नाउ दिस d कन्वर्टेड इनटू दिस सिंबल, ये d किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इस सिंबल में. तो इधर क्या बचा, fx. तो fx dx, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑपरेटर. दिस एंड दिस इज द इंटीग्रेशन ऑपरेटर. तो इंटीग्रेशन जब आपने पहले आपने डिफरेंशिएशन किया तो ये मिला, और इसका जब आपने इंटीग्रेशन किया तो अगेन यू गॉट दिस फंक्शन. तो सो वी से दैट द इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन. ओके, तो जब हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो इंटीग्रेशन के अंदर भी चेंजेस देखे जाते हैं, और चेंजेस देखने के लिए हम सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑपरेटर की बात करते हैं. तो इंटीग्रेशन ऑपरेटर में एक तो ये सिंबल काम करता है प्लस डी, और यहाँ जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जैसे मैंने डिफरेंशिएशन के प्रोसेस में आपको निकालना बताया था, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर हम अप्लाई कर देते हैं. सपोज dx है, तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाता है आपका इंटीग्रेशन का ऑपरेटर. ओके, तो इंटीग्रेशन के बारे में हम पहले लाइन कह चुके हैं कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस या अपोजिट प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन. नाउ द टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन. टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन में वी हैव द टू टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन. यहाँ लिखते हैं हम फर्स्ट वन इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन. What is the meaning of the indefinite integration? So indefinite integration is the integration in which we have no range, we have no limit. So it is called the indefinite integration. That means कितना चेंज हमें इवैल्यूएट करना है, उस चेंज की रेंज क्या है, हमें कहां से कहां तक चेंजेस देखना है, ये हमें पता नहीं होता. Then this integration is called the indefinite integration. And when we take the answer by the indefinite integration, then we add a constant c with this answer. So for example, suppose this is fx dx equals to, इंटीग्रेशन करना है हमें fx का किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में. इसको पढ़ेंगे कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू x. तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, देन सपोज यू गॉट fx प्लस साथ में क्या आ जाएगा c, बिकॉज़ इट इज द इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन. अब क्वेश्चन माइंड में क्या अराइज होता है कि कैसे पता लगा कि ये इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन है. तो आपका जो ये सिंबल होता है, इस सिंबल में दो प्लेस होते हैं. ये प्लेस तो होता है आपका लोअर प्लेस, और ये प्लेस होता है आपका अपर प्लेस. ठीक है, अगर ये दोनों प्लेस एम्प्टी हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब मेरे पास में कोई भी रेंज नहीं है, मेरे पास में कोई भी लिमिट नहीं है. और बिना लिमिट और बिना रेंज के जो इंटीग्रेशन होता है, दिस इज कॉल्ड द इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन. ओके, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि प्लस सी क्यों जोड़ा जाता है. इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन जब हम करते हैं या कोई आंसर आता है तो प्लस सी क्यों जोड़ते हैं. तो उसका रीजन ये है कि कांस्टेंट सी क्या करता है, आंसर को बैलेंस करने का काम करता है. व्हाई, बिकॉज इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में मेरे पास ना तो कोई रेंज है ना कोई लिमिट है, तो मेरा जो आंसर आएगा वो एकदम एक्यूरेट है, इसकी कोई गारंटी नहीं है. तो अगर मेरा आंसर सपोज दैट 10 एक्यूरेट है, ये समझते हैं हम, एक्चुअल आंसर कितना है 10, एंड बाय द इंटीग्रेशन वी गॉट 9, तो आपका जो ये c है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, +1. सपोज यू गॉट 11, देन आंसर कितना है 10, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1. और अगर यू गॉट 10, देन आंसर इज 10, देन c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0. तो दिस c इज एडेड इन ओनली इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन फॉर बैलेंसिंग योर आंसर विद एक्यूरेट आंसर. गॉट इट. तो दिस इज द इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन. नाउ द डेफिनाइट इंटीग्रेशन सेकंड टाइप इज
ओके, इन डेफिनेट इंटीग्रेशन वी हैव द रेंज और वी हैव लिमिट, यानी हमें पता होता है कि हमें जो चेंजेस देखना है वो कहां से कहां तक देखना है। तो इफ वी हैव द रेंज और लिमिट देन दिस इज कॉल्ड द डेफिनाइट इंटीग्रेशन। और अगर आपको रेंज और लिमिट का पता है तो इसका जो आंसर आप गेन करेंगे उसके साथ कोई भी कांस्टेंट ऐड नहीं होगा, बिकॉज व्हेन यू नो द अबाउट रेंज देन यू गॉट एक्यूरेट आंसर ऑलवेज। ओके, तो अब कैसे लिमिट का प्रोसेस होता है देखिएगा, दिस वन, दिस इज फंक्शन ऑफ fx dx, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं दिस इज a एंड दिस इज b, ये तो कहलाती है आपकी अपर लिमिट और ये कहलाती है आपकी लोअर लिमिट। ओके, तो दिस इज अपर लिमिट एंड दिस इज लोअर लिमिट। फर्स्टली वी टेक द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन, तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया देन वी गेट fx। फंक्शन का जैसे ही डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, जैसे फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन होते जो फंक्शन के ऑपरेटर्स हैं, ऑपरेटर्स का मतलब जो सिंबल और जो dx है वो अपने प्लेस से हट जाएंगे। तो ये हटा दिया हमने, ठीक है। हटाने के बाद में यहाँ पे हम एक चीज गेट करते हैं, ट्रिपल 6 6 4 3 हाँ 3 बार से फिर 6 4 3 हाँ हेलो 4 टाइम्स 6 है और फिर 4 3। तो यहाँ पर जब हम लिमिट पुट करते हैं तो लिमिट पुट करने के प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि व्हेन वी इंटीग्रेट दिस देन वी गॉट आंसर fx। ओके, तो अब ये ऑपरेटर यहाँ से रिमूव हो गया तो अब ये लिमिट कहाँ जाएगी, तो इस लिमिट को हम इस बिग ब्रैकेट के पीछे लगा देते हैं। ओके, अब लिमिट को अप्लाई कैसे करते हैं, लिमिट को लगाते कैसे हैं, तो लिमिट का मतलब क्या होता है कि हम यहाँ पर क्या देखना चाह रहे हैं, चेंजेस, और जब भी कोई चेंजेस देखा जाता है टू क्वांटिटीज में तो उसे सब्सट्रैक्ट किया जाता है, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। यहाँ फाइनल की जगह पर कौन है, अपर, और इनिशियल की जगह पर कौन है, लोअर। तो इसमें से इसको लेस करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ एक चीज और ध्यान रखनी है कि किस फंक्शन के रेस्पेक्ट में आपने इंटीग्रेशन किया है। यहाँ मैंने x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया है, सो वी गॉट fx। तो लिमिट भी जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है उसके प्लेस पर रखी जाती है। तो यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया है, x के प्लेस पे पहले b रख दिया और फिर x के प्लेस पे a रख दिया, दिस वन। तो दिस इज योर आंसर। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर वी हैव द लिमिट, और लिमिट होने के बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो लिमिट का प्रोसेस है जिसके रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसके प्लेस पर हम लिमिट पुट कर देते हैं। इससे जो आंसर ज्ञान होता है, दिस आंसर इज द एक्यूरेट आंसर, सो वी कांट ऐड एनी कांस्टेंट विद दिस आंसर। ओके, दिस इज द डेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके, नाउ द फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। First one, integration of कांस्टेंट क्वांटिटी। हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन की। जब डिफरेंशिएशन हम किसी कांस्टेंट क्वांटिटी का करते थे तो हम जीरो गेन करते थे। व्हाई? क्योंकि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डिफरेंस निकालना, और डिफरेंस निकालना तो कांस्टेंट क्वांटिटी में कोई डिफरेंस हो ही नहीं सकता। तो डिफरेंशिएशन ऑलवेज क्या होता था, जीरो। बट इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का अपोजिट प्रोसेस है, तो इसका इंटीग्रेशन जीरो नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, तो देखते हैं, देखो सपोज द कांस्टेंट इज a एंड dx, यानी x के रेस्पेक्ट में आपको a का इंटीग्रेशन करना है। पढ़ेंगे कैसे इसको, इंटीग्रेशन ऑफ a विद रेस्पेक्ट टू x। कांस्टेंट a को बाहर निकाल दिया, अंदर कौन बचा, dx। तो इसका इंटीग्रेशन होगा ax + c। ठीक है, अभी इसको मैं आगे जो पॉलिनोमियल फॉर्मूला होगा वहां इसको और क्लियर कर दूंगा। तो अभी ध्यान रखिए, इसका जो इंटीग्रेशन होगा दिस इज ax + c। ओके, नाउ द सेकंड एडिशन रूल। एडिशन रूल क्या कहता है, वी हैव द टू फंक्शंस f1x + f2x। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन करना है। तो व्हेन वी इंटीग्रेट देम, दिस इज y dx, देन f1x + f2x
x, दिस इज dx। तो इन्हें सेपरेट कर लो, सेपरेट करेंगे तो dx प्लस dx, दिस इज योर एडिशन। अगर ये सबट्रैक्शन रूल हो, अच्छा इसके साथ ये डेफिनेट इंटीग्रेशन तो कौन आएगा, प्लस c। ओके, अगर ये सबट्रैक्शन रूल होता तो इन सबट्रैक्शन रूल वी चेंज ओनली द साइन, प्लस की जगह क्या ले लेते हैं हम यहाँ पर माइनस, सिर्फ इतना सा चेंज हो जाता। गॉट इट? नाउ वी टेक अ प्रोडक्ट रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। दिस इज मल्टीप्लिकेशन रूल। ओके, तो सपोज टू फंक्शंस fx एंड gx, तो इनको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहां इसका इंटीग्रेशन करते हैं। ओके, कभी भी टू वेरिएबल्स जब इंटीग्रल की फॉर्म में आते हैं तो जिस तरह से डिफरेंशिएशन में हम क्या करते थे कि टू वेरिएबल गिवन होते थे तो एक वेरिएबल को कांस्टेंट रखते थे, दूसरे वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करते थे, प्लस फिर दूसरे वेरिएबल को कांस्टेंट रखते थे और पहले का डिफरेंशिएशन करते थे। इंटीग्रेशन प्रोसेस के अंदर हम थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, आपकी कॉपी या नोट्स में वो लिखा हुआ नहीं है तो आप साइड में लिख लीजिएगा। इसी मल्टीप्लिकेशन रूल में एक फॉर्मूला आता है आईलेट। आई का मतलब क्या होता है, दिस इज इनवर्स। एल का मतलब होता है लॉगरिथम, ए का मतलब होता है अलजेब्रिक, टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक एंड ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। ओके, अब यहां पर ये फॉर्मूला आईलेट क्यों काम नहीं किया, क्योंकि जब भी हम मल्टीप्लिकेशन लॉ या प्रोडक्ट रूल लगाते हैं इंटीग्रेशन का, तो जो दो फंक्शंस हमें गिवन होते हैं उन टू फंक्शंस में हमें फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन चूज करना होता है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, सपोज x e x। अब इस x e x में जो x है ये कौन सा फंक्शन है, अलजेब्रिक, और e पावर x कौन सा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल। तो पहले कौन आ रहा है, अलजेब्रिक, तो आपका फर्स्ट फंक्शन कौन होगा, अलजेब्रिक, और सेकंड फंक्शन कौन होगा, एक्सपोनेंशियल। तो इस तरह से हमें यह फंक्शन चूज करने पड़ते हैं फॉर्मूले को अप्लाई करने से पहले। तो यहाँ पर आपको ये आईलेट फॉर्मूला ध्यान रखना है और इनका मीन आपको याद होना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पर चूंकि मेरे पास कोई वेरिएबल फंक्शंस नहीं है, मैंने एक जनरल फंक्शन लिए fx gx, तो मैं किसी को भी फर्स्ट सेकंड मान लेता हूँ। तो सपोज दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। तो अब इस फॉर्मूले को हम लिखते हैं कंप्लीटली। तो सबसे पहले हम लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और फिर इन दोनों से जो रिजल्ट मिलेगा, इन दोनों से किससे, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से, तो उस टोटल का अगेन इंटीग्रेशन। ठीक है, वापस एक बार बता देता हूँ। फर्स्ट फंक्शन जैसे fx है, मैं लिख भी देता हूँ उसको यहाँ पर, fx कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, और इन दोनों से जो रिजल्ट आएगा उसका अगेन इंटीग्रेशन। तो दिस इज योर प्रोडक्ट। तो इसमें सिर्फ आपको केयरफुल कहाँ रहना है, चूजिंग ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड फंक्शन, और उसका मैंने बहुत सिंपल सा वे आपको बता दिया है, आईलेट फॉर्मेशन। आईलेट फॉर्मेशन से आप इजी गोइंग ये पता लगा सकते हैं फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा और सेकंड फंक्शन कौन सा होगा। ओके, now integration of polynomials, suppose y equals to x power n। समझिए, मैं दो पार्ट एक साथ लेके चल रहा हूँ, पहले डिफरेंशिएशन लेके चल रहा हूँ साथ में। तो डिफरेंशिएशन जब हम करते थे किसी भी पॉलिनोमियल का, तो पावर फ्रंट साइड में आ जाती थी और उसमें से 1 लैस हो जाता था।
we know that the integration is the reverse process of the differentiation. तो अब इंटीग्रेशन में क्या होगा, तो सबसे पहले तो x पावर n dx, ये तो ऑपरेटर हो गया जैसे यहाँ dy dx था, ओके। यहाँ पावर को कहाँ लेके गए थे आप, आगे, और फिर उसमें से एक कम किया था, तो यहाँ एक कम करने से पहले मैं पावर में एक ऐड कर देता हूँ और इस पूरी टर्म को नीचे ले जाता हूँ। पावर आगे एक कम, एक इंक्रीज किया और अपॉन में ले गया, प्लस इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन है, प्लस किया। तो ये प्रोसेस आपका पॉलिनोमियल में, और जो मैंने अभी आपको कांस्टेंट क्वांटिटी का इंटीग्रेशन बताया था उसको मैं एक बार सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। मैंने आपको बताया था a dx का इंटीग्रेशन, दिस इज ax plus c, तो हाउ वी कैन टेक, तो यहाँ पे कैसे करते हैं, उसको सॉल्व, a अंदर कौन रह गया dx, तो a dx को क्या लिख सकते हैं हम 1 into dx। अब x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ x पावर 0। अब x पावर 0 को इसके रेस्पेक्ट में कैसे सॉल्व करेंगे, दिस इज x पावर 0 plus 1 अपॉन 0 plus 1 प्लस इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन है c। तो अब यहाँ क्या बचा अपने पास में x पावर 1, दिस इज x, तो ax plus c। तो इस तरह से यहाँ पर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं और इंटीग्रेशन करने के बाद में हमें ये आंसर ज्ञान हो जाता है। तो ये कुछ इंटीग्रेशन के फॉर्मूले थे और बहुत सिंपल प्रोसेस है। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन करेंगे, उसके बाद में इसका फिजिक्स में यूज पढ़ेंगे, तो कल की क्लास में हम इन चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।